अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। इसराइल ने जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी, 78 लिबनानी शहीद। शाम में फौज और बागियों के दरमियान झड़पें, 240 अफराद हलाक। 62 ममालिक का ड्रग डीलर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, तारीख की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई। भारत में दरगाह अजमेर शरीफ को मंदिर करार देने की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। चीन की हो गई चांदी, 80 अरब डॉलर के सोने के जखायर दरियाफ्त। जी, ये थी हेडलाइंस और अब सबसे पहले नज़र डालते हैं जी लिबनान की तरफ, जहां पर इसराइल की फ़ौज ने अपने ही इसराइल की हुकूमत ने अपने ही जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दी है। और जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी के बाद उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं दोबारा से लिबनान पर। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लिबनान पर जो हमले हुए उसमें मज़ीद 78 लिबनानी शहरी शहीद हुए हैं। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लिबनान में मुतअद्दिद हमले किए, जिसमें 70 से ज़ायद लिबनानी शहरी शहीद हुए, 266 ज़ख्मी हुए हैं। और जनूबी लिबनान में रात के औकात में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। लिबनान में मजमूई तौर पर अब जो शुहदा की तादाद है वो तकरीबन 4000 के करीब पहुंच गई है। फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करें गज़ा की, तो वहाँ पर भी इसराइली अफवाज ने बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। उसके नतीजे में अगर सिर्फ जुमेरात की बात की जाए तो जुमेरात को होने वाले हमलों में कम अज़ कम 42 अफराद के शहीद होने की खबरें हम तक पहुँच रही हैं। इसराइली फ़ौज ने नसीरात में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, उसमें 9 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जबकि नसीरात में ही एक दूसरे हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद हुआ और अल जज़ीरा का जो कैमरामैन था वो भी ज़ख्मी हुआ। यानी यमनी जो हूसी हैं उन्होंने इसराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान भी किया है और अमरीकी और बरतानवी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा भी किया है। जबकि गज़ा में अगर जंगबंदी से मुताल्लिक बात की जाए तो इसराइली वज़ीर आज़म जो है नेतन्याहू, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि इसराइल गज़ा में जंगबंदी के लिए तैयार है, लेकिन हमास के साथ जंग के ख़ात्मे के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जंगबंदी अगर करेंगे भी तो फिर किसी न किसी बहाने से, चूँकि इनका जो टारगेट है वो ये कहते हैं कि हमास है और हमास ही जो है वो लोगों को, सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड्स बनाकर बैठा हुआ है और हमास ही है जो कि उसने पूरा एक नेटवर्क टनल्स का बनाया हुआ है और हमें हमास को ख़त्म करना है। तो हमास को ख़त्म करने के बहाने बुनियादी तौर पर ये वहाँ की सिविलियन आबादी को निशाना बना रहे हैं और जो सिविलियन आबादी है उसको निशाना बनाकर उस जगह से उन्हें निकाल रहे हैं ताकि गज़ा में मुकम्मल तौर पर एक सेटलमेंट्स का जाल बिछाया जा सके। और ये जाल बिछाने की तरफ पहला कदम है। अब ये कदम ज़ाहिर है हम रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे हैं। एक और ख़ित्ता ऐसा है कि जहाँ तनाज़ा और जंग की कैफियत जो है वो शुरू हो चुकी है और वो जो ख़ित्ता है वो ख़ित्ता है सीरिया का। जी, शाम की बात करते हैं जी, वहाँ पर क्या हो रहा है। शाम में सरहदी फोर्सेस और हुकूमत मुखालिफ बागियों के माबैन गुज़िश्ता तीन रोज़ से लड़ाई जारी है और इस जो लड़ाई में मज़ीद तेज़ी भी आ गई है। झड़पों में अब तक 242 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 14,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए हैं। और हालिया जो बुध के रोज़ जहादी ग्रुप है वहाँ पर हयात तहरीर अल शाम HTS और उसके जो इत्तेहादी धड़े हैं उनके हमलों से ये मामला शुरू हुआ था। बागी ग्रोहों ने शुमाल मगरिब में हुकूमत के ज़ेर कब्ज़ा जो इलाके हैं उन पर कब्ज़ा किया, उन पर हमला किया था और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हुकूमत मुखालिफ ग्रोहों ने असद हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल 39 देहातों पर अब कब्ज़ा कर लिया है। और दूसरी जानब फिर शाम के जो इत्तेहादी हैं, रूस की फ़िज़ाइया की जानिब से किए गए फ़िज़ाई हमलों में 19 शहरी मारे गए। बुध की सुबह से इदलिब और हलब के इलाके में बागियों के ठिकानों पर 60 से ज़ायद शदीद फ़िज़ाई हमले किए गए हैं और हलाकतों में जो 242 लोग हैं उनमें 24 आम शहरी भी शामिल हैं। शाम में मार्च 2011 में शुरू हुआ था ये तनाज़ा और उसमें निसफ मिलियन अफराद हलाक, जबकि 1 मिलियन से ज़ायद बेघर हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ता का ये मुल्क जो है, ये मुल्क अब सदर बशारुल असद की दमिश्क हुकूमत, मुख्तलिफ़ अपोजिशन ग्रोहों और शामी जो कुर्द फोर्सेस हैं उनके ज़ेर कंट्रोल इलाकों में है। तो ये 3 अलग अलग फोर्सेस हैं जो कि इस मुल्क पर कब्ज़े का एक तरीके से उनका ये एक तनाज़ा जो है वो चल रहा है और ये आपस में
लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं जी एक ड्रग डीलर्स के ऑपरेशन की, और ये जो ड्रग डीलर्स का ऑपरेशन है, ड्रग डीलर्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ, ये हुआ कोलंबिया में। और कोलंबिया में जो ये ऑपरेशन हुआ है, ये इसमें तारीख़ की सबसे बड़ी मनशियात की खेप पकड़ी गई है और 62 ममालिक का ये ड्रग डीलर्स के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन था, एक कंबाइंड ऑपरेशन था। कोलंबिया की सरबराही में 62 ममालिक ने ड्रग डीलर्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते हुए तारीख़ की सबसे बड़ी हेरोइन की खेप पकड़ी है। 400 अफराद गिरफ्तार हुए हैं और मनशियात की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला एक नया रूट है, उसका भी पता लगाया गया है। 2 हफ्ते पर मुश्तमिल ये कोम्बिंग ऑपरेशन था। इसके दौरान मनशियात को उन कश्तियों में छुपा कर लाया जाता था जो कि आधी पानी के अंदर होती थी और आधी पानी के बाहर होती थी। और मनशियात की जो खेप पकड़ी गई है उसका मजमूई वज़न है 1400 टन और उसमें 225 टन कोकेन है और 1000 टन गांजा शामिल है। और इतनी बड़ी तादाद में कोकेन के पकड़े जाने को ड्रग माफिया के लिए बहुत बड़ा धचका करार दिया जा रहा है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक दुनिया में सालाना बुनियादों पर 2700 टन कोकेन तैयार की जाती है और कोलंबिया में सालाना बुनियादों पर पकड़ी जाने वाली रिकॉर्ड कोकेन है तकरीबन 670 टन, जो कि 2022 में पकड़ी गई थी। तो अगर उससे कम जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी खेप है जो कि अब तक पकड़ी गई है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन था ये। अब ज़रा रुख करते हैं जी हमारे पड़ोसी मुल्क का, जो कि है भारत। इंडिया की बात करते हैं। वहाँ पर एक और तशवीशनाक वाक़या पेश आने वाला है और अदालत में इस मामले को अब डिस्कस किया जाएगा। हमने देखा था बाबरी मस्जिद का साना कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद को वहाँ पर शहीद किया गया राम मंदिर की तामीर के लिए, और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मसाजिद के बाद अब दरगाहें भी मंदिर बन जाएंगी। और एक बहुत मशहूर दरगाह अजमेर शरीफ के हवाले से ये बात हुई है। मोदी सरकार में मजहबी आज़ादी और अक़लियतों पर जुल्म व तसल्लुत बिल्कुल बेखौफ व ख़तर होकर जा रही है। बाबरी मस्जिद की जगह जब मंदिर बना था तो उसके बाद जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, जो हिंदुत्वा के जो मानने वाले हैं, उन्होंने मज़ीद मुसलमानों के जो मजहबी मकामात हैं उन पर नज़रें जमा ली हैं और इंतहा पसंदों का इस बार निशाना है दरगाह अजमेर शरीफ। बड़ा मशहूर मकाम है जी। भारतीय रियासत राजस्थान की अदालत में हिंदू सेना के सरबराह विष्णु गुप्ता ने दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती में मंदिर की तामीर के लिए एक दरख्वास्त दायर कर दी है। अब ये बड़ी एक अजीब सी दरख्वास्त है, क्योंकि इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि दरगाह के अहाते में एक मंदिर था और अब उसे बहाल किया जाना चाहिए। मुतालबा ये किया गया है इस दरख्वास्त में कि दरगाह में मंदिर होने और उसकी जो तारीख़ी कदर व मंजिलत जानने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जांच पड़ताल करवाई जाए। और जो इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा है बेसिकली, उसने अदालत से ये इस्तदा की है कि हिंदू पुजारियों को दरगाह में अपनी इबादत करने की भी इजाज़त दी जाए, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त को काबिल समात करार दे दिया है। और अजमेर की जो दरगाह कमेटी है, फिर वजारत अक़लियती उमूर है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन तीनों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 20 दिसंबर को जवाब जमा करवाने का इनको हुक्म भी दे दिया गया है। ये सिचुएशन है। भारत का 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। 15 अगस्त 1947 के बाद से किसी भी मजहबी तामीर के साथ छेड़छाड़ या उसे तब्दील करने से रोकता है ये कानून। लेकिन जब मोदी सरकार की बात आती है तो फिर कानून तो उनके लिए माने ही रखते। उन्होंने हिंदू वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए पहले बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाया और अब दीगर तारीख़ी मसाजिद हैं और जो दरगाहें हैं उन पर भी नज़रें जमी हुई हैं। और एक ज़ाहिर है एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही एक काबिल एहतराम जगह है दरगाह अजमेर शरीफ, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि मुसलमानों के अलावा बहुत सारे दूसरे दीगर मज़ाहिब के लोग भी वहाँ पर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम अक्सर आप देखेंगे कि कोई फ़िल्म प्रीमियर हो रहा है तो वहाँ पर जा रहे हैं फ़िल्म स्टार्स और वहाँ पर जो है वो चादरें चढ़ा रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। एक बहुत बड़ी एक मशहूर जगह है। लेकिन चूँकि जिस तरीके से वो जो हिंदुत्व जहनीत है, वो जहनीत ये कहती है कि जी हमने नाम भी तब्दील करने हैं, जहाँ पर अगर कोई मुसलमान हिस्ट्री से जुड़ा नाम आएगा हमने ताजमहल को भी तब्दील कर देना है, हमने मसाजिद को, मंदिरों को, सबको तब्दील कर देना है। तो ये एक ऐसा अंधा गढ़ा है जिसके अंदर हिंदुत्व जो है वो पूरे हिंदुस्तान को लेकर जा रही है। और इसी अंधे गढ़े की बात से मैं आपको एक और ख़बर की तरफ लेकर चलता हूँ, और ये जो ख़बर है ये बेसिकली इसका ताल्लुक़ है गूगल मैप से। अच्छा, गूगल मैप जो है वो हम सब इस्तेमाल करते हैं और बड़ी अंधी तकलीद करते हैं। गूगल मैप हमें जहाँ पर ले जाता है हम बस वो मैप देखते हैं और उसकी जो बाजी उसके अंदर जो बात कर रही होती है वो हमें जहाँ ले जाती है हम उसकी आवाज़ सुनते हैं और उन रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बड़ा ही तशवीशनाक सा ख़तरनाक सा वाक़या पेश आया भारत में ही,
और ये वो वाक़या है कि जिसको हम यूँ कहें कि जी अगर आप अंधी तकलीद करेंगे तो घड़े में आपको गिरा सकती है अंधी तकलीद, और कभी कभी आपकी जान भी जा सकती है। और ये वाक़या भारत में पेश आया जहाँ पर एक गाड़ी गूगल नेविगेशन ऐप का इस्तेमाल करते हुए नदी में जा गिरी। उत्तर प्रदेश में टूटा हुआ पुल है, उस पुल से ये गाड़ी गिरी है और उसके नतीजे में 3 अफराद की मौत हुई है। उस वाक़े के बाद वहाँ के हुक्काम ने गूगल मैप्स और मकामी हुक्काम के ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू कर दी हैं। और साल के शुरू में सैलाब की वजह से पुल का जो अगला हिस्सा है वो नदी में गिर गया था, लेकिन सिस्टम में इस तब्दीली को अपडेट नहीं किया गया था। जीपीएस ने जो बदायूं में दातागंज के करीब इस रास्ते को ऑपरेशनल दिखाया और ड्राइवर उसी हिसाब से गाड़ी चला रहा था, उसी स्पीड में था, नदी में वो जाकर गिरा। पुल के करीब हिफाजती रुकावटों या फिर इंतबाह के जो निशानात थी वो भी नहीं थे, तो फिर उसकी वजह से ये मौलक हादसा हुआ है। और पुलिस ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के 4 इंजीनियर्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है और गूगल मैप्स के एक रीजनल ऑफिसर से भी तफ्तीश की जा रही है। ताहम पुलिस शिकायत में अभी तक उनका नाम नहीं है, तो अब देखते हैं कि ये केस जो है वो कहाँ तक जाता है। बात करते हैं जी एक और मुल्क की जहाँ पर चांदी हो गई है, और चांदी हुई है सोना मिलने से। चीन की हम बात कर रहे हैं जी। चीन में सोने की एक बहुत बड़ी खेप दरियाफ्त हुई है जी। वो खेप क्या है, वो बेसिकली दरियाफ्त हुई है। चीन का ये मामला है कि 80 अरब डॉलर की मालियत का सोने का ज़ख़ीरा चीन में दरियाफ्त हुआ है। बिल्कुल। और चीन का जो सूबा है हेनान, उसमें सूबे का सोने का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मिला है जिसकी मालियत कमोबेश 83 अरब डॉलर तक बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हेनान एकेडमी ऑफ जियोलॉजी ने 2000 मीटर से ज़ायद गहराई में 300 टन सोना दरियाफ्त किया और माहिरीन की जानिब से उसे अब तक मिलने वाले ज़ख़ायर में से सोने का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा कहा जा रहा है। ज़ख़ीरा दरियाफ्त करने वाले ग्रुप के मुताबिक 3000 मीटर की गहराई में 1000 टन सोने के ज़ख़ायर मौजूद हैं। और चीन जो है वो दुनिया में सोने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जो कि दुनिया में कुल सोने का तकरीबन 10% प्रोड्यूस करता है। तो ये चीन की सिग्निफिकेंट है। अच्छा, चीन का जिक्र हो और अमेरिका का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ज़रा हम चलते हैं अमेरिका की तरफ, और अमेरिका में हमारे जो नुमाइंदे हैं वो हमें ज़रा बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की जो काबीना है, 15 रुकनी काबीना, उसका इंतखाब हो गया है मुकम्मल, और 3 हफ्तों में आला ओहदों के लिए इस्टेब्लिशमेंट और गैर रिवायती अहदेदारों का इंतखाब मुकम्मल कर लिया है। अब एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह अपॉइंटमेंट होती है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे जो हैं फैसल शाह वो हमें बताएंगे। जी फैसल, बताइए। जी बिल्कुल, 20 जनवरी के रोज़ नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, लेकिन इस वक्त अमरीका के सरकारी महकमों में जो सूरत हाल जारी है वो है ट्रांजिशन टीम्स के दौरे। इस वक्त तक डोनाल्ड ट्रंप जिन लोगों का इंतखाब कर चुके हैं, इसमें से 33 ऐसे लोग हैं जिनकी अपॉइंटमेंट्स के लिए सेनेट से मंजूरी ज़रूरी होगी, और कुल 25 ऐसे लोग हैं जिनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपार्टमेंट्स हैं, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद ही फैसले कर चुके हैं, उसके लिए किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी, यानी ये सियासी तकर्रियाँ कहलाती हैं। इस वक्त सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो 33 लोग हैं जिनके लिए सेनेट से मंजूरी चाहिए, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ महकमों के या तो सरबराहान हैं या फिर सेक्रेटरीज़ हैं और आला ऑफिसर्स हैं, जिसमें अमरीकी महकमा खारजा, महकमा दाखिला, महकमा दिफा, फाइनेंस और इस तरह से जितने भी अहम ओहदे हैं वो शामिल हैं। अब इन सब लोगों में भी दिलचस्प बात यह है कि कोई भी स्याह फाम अमरीकी शहरी मौजूद नहीं है। फिर दूसरी जानिब वो लोग जो कि सियासी तकर्रियों के अंदर मौजूद हैं, जिसमें वाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ हैं और डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल सेक्रेटरीज़ हैं और डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ्स हैं जो वाइट हाउस के अंदर जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। इनमें भी बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कि सफ़ेद फाम बाशिंदे हैं। सिर्फ एक इंडियन ओरिजिन के रिपब्लिकन रहनुमा हैं जिन्हें विवेक रामस्वामी के नाम से जाना जाता है। तो ये इस वक्त तक की जो ट्रांजिशन टीम्स को लेकर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन इस सारे मामले के साथ इस वक्त दौरे किए जा रहे हैं वाइट हाउस के, महकमा दिफा के, महकमा खारजा और होमलैंड सिक्योरिटी जैसे जो डिपार्टमेंट्स हैं। और यहाँ पर जो ट्रांजिशन टीम्स इस वक्त कर रही हैं, वो जो इंतज़ामिया इस वक्त जा रही है, उनकी चीज़ें जहाँ तक पहुँच चुकी हैं, जहाँ से उन्हें आगे बढ़ाना है, उन चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। अमरीकी सियासी तारीख में और ट्रांजिशन का जो टाइम होता है ये बड़ा हसास भी समझा जाता है, और इसी हसास वक्त में जो नई इंतज़ामिया के लोग होते हैं जिन्होंने आकर जिम्मेदारियां संभालनी होती हैं, वो लोग आकर ये सारी सूरत हाल देखते हैं। तो इस वक्त एग्जैक्टली ये सारा मामला चल रहा है।
बहुत शुक्रिया अदा फैसल शाह हमारे साथ मौजूद थे और ट्रांजिशन पीरियड जो अमेरिकी हुकूमत का है उसके बारे में हमें आगाह कर रहे थे। एक छोटा सा वक्फा हमें लेना है नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। ये वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी की। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट जो कि टूर्नामेंट होना है 2025 में, लेकिन वो टूर्नामेंट किस तरह होगा ये सबसे बड़ा मुअम्मा है। आज आईसीसी का इजलास था और आईसीसी के इजलास के अंदर हुआ क्या ये किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये इजलास 15 मिनट के बाद ही मुअख्खर कर दिया गया और अब कल ये दोबारा इजलास होगा। अब इस इजलास में क्या हुआ, और मोहसिन नकवी साहब जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं वो बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराहान से मीटिंग्स भी कर चुके हैं। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान का स्टांस जो है वो कितना काबिल कबूल होता है आईसीसी के लिए और दूसरे ममालिक के लिए। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सलीम खालिक साहब, उनसे ज़रा तफसीलात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलीम भाई, ये आज जो इजलास हुआ है आईसीसी का 15 मिनट का ये इजलास था, खबरें हम तक ये पहुंची हैं, तो ये इजलास किस लिए था? क्या सिर्फ सलाम दुआ करके इन्होंने कहा कि कल मिलेंगे? नहीं, 15 मिनट से भी कम था, लेकिन जो इजलास में इम्पोर्टेंट चीज थी वो यही थी कि जो ऑप्शंस रखे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है या ऐसा कर लेते हैं, या आप लोग फिर आपस में भी एक दूसरे से बात कर लें और देखें कोई ऐसा हल निकल आए मामले का कि वोटिंग की नौबत ही ना आए और वैसे ही मामला हल हो जाए। तो उस हवाले से टाइम दिया है, बेसिकली ऐसा हुआ है। क्योंकि अगर पहले ही दिन होता, पाकिस्तान तो कह चुका है हमें हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं है, लेकिन अगर वोटिंग तक मामला जाता तो उसमें 90% से ज्यादा चांस यही था कि पाकिस्तान को बरतरी नहीं मिलती और वो हाइब्रिड मॉडल आईसीसी मंजूर कर लेता। लेकिन फिर एक तलखी सी आ जाती, फिर पाकिस्तानी टीम कहती है कि जी हम इंडिया से खेलने अपने मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, तो एक डेडलॉक बरकरार रहता। तो शायद इस चीज से बचने के लिए आईसीसी ने इनको मौका दिया कि भाई आप लोग कोशिश करें और कुछ सोल्यूशन भी कुछ जो होंगे उनकी नजर में बताएं। तो आईसीसी की तरफ से वैसे ऑप्शंस क्या क्या है? एक तो ठीक है हाइब्रिड मॉडल है, लेकिन और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? देखिए, एजेंडे में 3 ऑप्शंस दिए गए हैं जो मीटिंग का था ना, कि एक तो हाइब्रिड मॉडल, दूसरा कि पाकिस्तान की मेजबानी बरकरार रहे लेकिन पूरा इवेंट ही पाकिस्तान से बाहर ले जाए, तीसरा ये कि पाकिस्तान में पूरा इवेंट और इंडिया ना हो। तो जो तीसरा है वो तो खारिज इम्कान है, लेकिन ऑप्शन 12 एजेंडे में वो था। तो पहले 2 में से कोई एक ऑप्शन फिर मंजूर होगा, या तो हाइब्रिड मॉडल या फिर पूरा इवेंट ही पाकिस्तान से बाहर चले जाए। और पाकिस्तान ज़ाहिर है ये चीज़ जहन में है, क्योंकि बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट भी है पाकिस्तान की। 13 अरब रुपए तो सिर्फ 3 स्टेडियम्स की तदीन आरइश पर लगाए गए। तो एकदम से सब कुछ छोड़ दे रहे हैं लड़ना, तो वो भी पाकिस्तान को बड़ा मसला भी हो सकता है। तो ये जो आपने बात की दूसरे ऑप्शन की, जिसमें आपने कहा कि जी पूरा इवेंट शिफ्ट कर दिया जाए किसी और मुल्क, लेकिन मेज़बानी पाकिस्तान की ही हो, ये कैसा ऑप्शन है? ये पहले भी हो चुका है, जब पहले इंडिया में कोविड की वजह से या कुछ और कोई इशू था जिसकी वजह से पूरा इवेंट एक दफा ऐसा हुआ था, यूएई में शिफ्ट किया गया था। मेजबानी इंडिया की थी, सारा कुछ इनका था, लेकिन इवेंट हुआ था। इसमें होता ये है कि जो एक मेजबानी की फीस होती है आपको वो पूरी मिल जाती है, और दूसरा जो गेट मनी होती है वो भी आपको मिल जाती है, मतलब जो क्राउड के आने से पैसे इकट्ठे होते हैं। तो सारा कुछ वही होता है, मैच कहीं और होते हैं, बस उसमें जो ग्राउंड होते हैं वो उनके रेंट वगैरह देना पड़ता है। अच्छा। तो इस तरह का ऑप्शन है। इसमें अगर हो गया है ऐसा, तो इसका पाकिस्तान अगर इस तरफ गया तो फिर उसमें वो बोलेगा कि जी ठीक है हम मान लेते हैं कि पूरा इवेंट आप यहाँ से ले जाओ, लेकिन फिर आगे के लिए भी फिर आप ये बना लें कि जी कभी भी इंडिया में हमें जोर नहीं दिया जाएगा कि हमारी टीम इंडिया में जाके खेले, और फिर जब कभी भी इंडिया में कोई आईसीसी का इवेंट होगा तो फिर हमारे लिए मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल के तहत किसी तीसरे मुल्क में किए जाएं। क्योंकि अब पाकिस्तान में भी लोग सवाल उठाने लगे कि पाकिस्तानी टीम क्यों चली जाती है हमेशा इंडिया खेलने के लिए जब उनकी टीम नहीं आती। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी स्ट्रॉन्ग है कि सारे मुल्कों की टीमों तो यहाँ आके खेल रही हैं, और तो इंडिया के पास कोई इनकार का जवाब नहीं। अच्छा, अब जो श्रीलंका की जो टीम जो आई हुई थी, ए टीम, वो गई है पाकिस्तान का दौरा अधूरा छोड़ के, तो उसका तो कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इस चीज़ के ऊपर? नहीं, देखिए वो पॉलिटिकल अनरेस्ट था, वो कोई ऐसी टेररिज्म वगैरह जैसी खुदा ना खास्ता कोई चीज नहीं थी। ठीक है। वो सियासी कुछ वजूहात की वजह से 2-3 दिन तक इस्लामाबाद में मसले रहे, और वो एक पीसीबी ने भी एज अ सेफ साइड ये डिसीजन लिया होगा कि जी ये, क्योंकि मैच तो छोटे थे
लेकिन जरा सी भी कोई बात आती तो फिर वो पाकिस्तान की सारी मेहनत पे पानी फिर जाता। तो बिल्कुल। शायद इसीलिए बीसीबी ने कोई रिस्क ना लिया और सीरीज को आगे बढ़ा दिया। और ये कोई इतना बड़ा वाकया नहीं था कि इसको लेकर इंडिया इसको अपने पॉलिटिकली तो यूज कर सकता है, लेकिन अगर आप फ्रैंकली पूछे ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखें तो ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी कि जी। अच्छा, अब मोहसिन नकवी साहब ने किस किस से मुलाकात की है, कौन कौन से बोर्ड्स के चेयरमैनों से मुलाकात की है और उनका मौक़िफ़ क्या है, कौन हमारी साइड पर है, कौन इंडिया की साइड पर है? देखिए, इस चीज पे कुछ भी नहीं पता। कोई पीसीबी की तरफ से भी कोई प्रेस रिलीज नहीं है, ना कोई आईसीसी की तरफ से है, लेकिन इतना बस पता है कि उनकी मुलाकातें हुई हैं। आईसीसी के तो लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं और जाहिर है दूसरे बोर्ड्स के भी जो लोग आए हैं, जय शाह से भी डेफिनेटली वो मिले होंगे, लेकिन ऑफिशियली कोई इत्तलात बताई नहीं गई है कि जी फला फला से वो मिले। और यहाँ पर ये गेम भी नहीं है कि ये हमारी साइड है वो उसकी साइड है, क्योंकि देखें सबको खेलना ही है क्रिकेट में। अगर वोटिंग हुई और उसमें जाहिर है कि अगर पाकिस्तान भी मना कर रहा है हाइब्रिड को और वो पाकिस्तान की साइड ले लें सारे, तो फिर वो इंडिया मना कर देगा कि जी हम तो पाकिस्तान जा ही नहीं रहे, इवेंट खत्म। जी हाँ। और अगर ये हाइब्रिड की तरफ चले गए और ये दूसरा ऑप्शन अगर इन्होंने लिया तो फिर वो पाकिस्तान नाराज होगा। तो इंडिया का क्योंकि पैसा वहां से आता है, इंडिया के पास पावर है और आईपीएल खेलने की ना सिर्फ प्लेयर्स को हिस्से मिलते हैं बल्कि जिस मुल्क का प्लेयर आईपीएल खेलता है उनके बोर्ड को भी अदायगी की जाती है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। तो सबके माली मफादात भी हैं, तो कोई भी इंडिया को नाराज करना नहीं चाहेगा। अच्छा, एक और ऑप्शन कोई कहीं से आ रहा था, वो ये कि सुनने में ये आ रहा है कि जी हम जो है वो अपने कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हैं वो मांग लेंगे और पैसों की जो हमारी जो है वो मामला तय हो जाएंगे और हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ चले जाएंगे। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ये तो वेरी फर्स्ट डे से ये पाकिस्तान के पास ऑफर मौजूद है आईसीसी की। उन्होंने बोला है कि आप जो पैसे आपको नुकसान हो रहा है वो आप हमसे ले लो एक्स्ट्रा और हाइब्रिड मॉडल पे चले जाओ। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो है एक से जायद मरतबा, जैसे परसों भी उन्होंने लाहौर में लेट नाइट गुफ्तगू की थी मीडिया से और वो कह चुके हैं कि हम पैसे के चक्कर में हम अपने मुल्क की वकार को दाव पे नहीं लगाएंगे। तो अगर अब ऐसा हुआ कि जी इन्होंने पैसे पकड़ लिए और उसके बाद हाइब्रिड मॉडल पे मान गए तो फिर ये एक बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी पीसीबी के लिए भी और सारे लोगों के लिए भी कि ऐसा हुआ है। तो अब ये कुछ ऐसा डिसीजन अगर आ गया कि जी ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इंडिया में भी कोई मैच हो तो पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी, वो भी नहीं हाइब्रिड मॉडल पे जाओ, तो फिर एक सिचुएशन ऐसी होगी कि विन विन सिचुएशन होगी सबके लिए। बिल्कुल। इंडिया तो वैसे ही आने को तैयार नहीं हो तो खुश हो जाएगा, चलो अच्छा है। और पाकिस्तान को भी एक मिल जाएगा कि भाई हमने हाँ सही हमने इतना बड़ा एक फैसला करवा लिया। और क्रिकेट की सबसे बड़ी बात है जान छूट जाएगी इस मसले से, इस तनाज़े से, हमेशा के तनाज़े से। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, बात हो रही थी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। यह है वर्ल्ड वाइज। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खबर, खुशी की खबर, और वो खबर आई है जी स्टॉक एक्सचेंज से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख जो इंडेक्स है उसका, वो 1 लाख का जो हिस्सा था उससे अबूर कर लिया गया स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से। और ये जो 1 लाख का जो नंबर है बहुत बड़ा नंबर है पाकिस्तानियों के लिए। वाकई एक बड़ी ज़बरदस्त खबर, बड़ी खुशखबरी। और जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं और तमाम लोग जो हैं वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। कौम को भी मुबारकबादें दी जा रही हैं कि हमारा ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये 1 लाख का इंडेक्स अबूर कर गया है। और दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज में अगर इसकी तरक्की की बात की जाए तो क्या ही कमाल तरक्की है जी। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं जो कि माहिर माश, उनसे हम ज़रा राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बड़ी खबर, बड़ी ज़बरदस्त खबर कि जी वज़ीर आज़म साहब भी मुबारकबादें दे रहे हैं। पूरी कौम को मुबारकबाद होनी चाहिए कि जी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1 लाख से ऊपर चला गया। आप किस तरह देख रहे हैं इस पूरे सिलसिले को? देखिए, अगर लोग खुश हो रहे हैं या हमारे वज़ीर आज़म मुबारकबाद दे रहे हैं तो उनको तो कोई रोक नहीं सकता। मगर मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें जो कुछ हुआ है उसमें मुस्तक़बिल के लिए, मईशत के लिए ख़तरात हैं। अच्छा। पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरात हैं। उसको मैं आपको आदाद शुमार से साबित करूँगा। बताइए। जो कुछ हो रहा है ये सही नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि हम तो चाहते हैं कि हमारी मईशत भी तरक्की करे, हमारा स्टॉक एक्सचेंज भी तरक्की करे, हमारे लोगों को भी उसका फ़ायदा पहुँचे। लेकिन बदकिस्मती से जो कुछ किया गया है, जिस तरह किया गया है, उस पर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। देखिए, बुनियादी बात मैं आपको बता दूँ,
हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज, जैसे आपने कहा कि इस हुकूमत के दौर में 16-17 महीने से हम देख रहे हैं कि ये बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और पिछले चंद दिनों में बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर गया। जी हाँ। हालांकि आपको भी पता है कि मुल्क में हेजानी कैफियत थी, परेशान की सूरत हाल थी, लेकिन और ज्यादा तेजी से ऊपर गया। तो उसकी वजह क्या है, पहले तो हमें ये सोचना है। मैं सिर्फ आपको बता दूं, सिर्फ एक वजह है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाने की, अच्छा। और वो ये है कि रोज़े अव्वल से जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, उनको ये अंदाज़ा था कि मईशत इतनी ख़राब है और जो ताकतवर तबके हैं वो उनको टैक्स नहीं लगाने देंगे, तो मईशत के ठीक होने का कोई इम्कान नहीं है। इसलिए एक फ़ैसला ये किया गया कि अगर स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर ले जाया जाए, जो कि निस्बतन बहुत आसान काम है मगर उस गैर पायदार होता है, तो और साथ में ये बार नारा तवातुर से लगाया जाए कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरी पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी की दलील है। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है, हुकूमत अच्छा। को भी पता है, सबको पता है, ये उसकी दलील नहीं है, ना उसका बैरोमीटर है। लेकिन उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमें ये करना है, स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर ले जाना है और ये नारा लगाना है कि जी ये हमारा सबूत है। यानी शरह नमू सबूत नहीं है, गुर्बत सबूत नहीं है, बेरोजगारी सबूत नहीं है, जो है, और इस किस्म के जो खतरात मईशत को हैं कि हम अपने कर्जे अदा नहीं कर सके। हाँ। IMF यहाँ आया और हमें धमकी दे के चला गया कि जनाब ये आपके तो आशारिये खराब हैं, और हमने ये कह दिया कि जनाब IMF हैरान है कि पाकिस्तान ने कैसे तरक्की कर कैसे दी। उनसे खुदा के लिए कोई पूछे कि भाई IMF हैरान है तो वो कहें ना, आप क्यों कह रहे हैं? वो तो आपको ये कह के गए हैं कि हमें मार्च में आना था या फरवरी में, हम आके आपको वार्निंग दे के गए हैं कि ये ठीक कर लें। तो ये जो सोच है, मैं आपको बताऊं कि माजी में, बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि माजी में जो बड़े बड़े ब्रोकर्स थे वो स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर ले जाया करते थे जी और गिराया करते थे। ये रिपोर्टों में मौजूद है, तहकीकाती कमेटी में रिपोर्टों में मौजूद है, खुद मेरी रिसर्च में मौजूद है। बड़े बड़े सरमायाकार जो है ब्रोकर्स ले जाते थे, ऊपर नीचे गिराते थे। अब तो हुकूमत खुल के मैदान में आ गई। तो ये तो सर सारी कौम को भंगड़े डालने पर मजबूर कर रहे हैं कि देख लीजिए 2024 शुरू हुआ था तो हमारा स्टॉक एक्सचेंज को तकरीबन 62,000 पे था, अब 1 लाख पे पहुंच गया और हमने बड़ा मार्का मार लिया है। तो मुझे ज़रा अगर आप आसान अल्फाज में समझा सकें कि हुकूमत ने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से ये 62,000 से इस साल में ये 1 लाख पर आ गया, ऐसी क्या गिमिक्री की है, ऐसा जादू क्या किया है उन्होंने, क्या कहानी की है कि जिसकी वजह से ये हुआ है? जी मैं बिल्कुल आपको वो आदाद शुमार दूं जिसको स्टेट बैंक भी इनकार नहीं कर सकेगा कि कैसे दिया। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि हमारे जो बैंक्स हैं, इनका काम ये होता है कि वो सनत के लिए, तिजारत के लिए, ज़राअत के लिए कर्जे दें। ठीक है। कुछ अरसों से भी ये हो रहा था और इस साल बहुत तेजी से हुआ कि बैंकों ने हुकूमत के जो वो है सिक्योरिटीज, उनमें सरमायाकारी शुरू कर दी और कर्जे देने कम कर दिए। यानी 31,000 अरब रुपए की सरमायाकारी हो गई और जो कर्जे असल काम था उनका वो 12,000 अरब। इतना जबरदस्त फर्क हो गया। ये है आग से खेलना। तो जब ये आपने किया तो बैंकों का मुनाफा जो 703 अरब रुपया था 2022 में, वो 23 में जो है वो 1287 अरब रुपए हो गया। यानी 600 अरब रुपया आपका मुनाफा बढ़ गया। सही। अब जब उससे बैंकों ने अपने जो है डिविडेंड दिए तो उस डिविडेंड की वजह से उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई। मगर ये बस नहीं था, असल काम क्या हुआ, फिर स्टेट बैंक ने कहा कि जनाब आपके तो कर्जे बहुत बढ़ गए हैं, सरमायाकारी आपने की है हुकूमत को, लेकिन सरमायाकारी तो स्टेट बैंक की इजाजत से की थी। उन्होंने कहा नहीं, इसको ठीक करें, आप अपने एडवांसेस बढ़ाएं। अब कहाँ से वो बढ़ाते? तो उन्होंने क्या काम किया कि एडवर्टाइजमेंट दे दिए कि जिनके बड़े बड़े डिपॉजिट हैं उनसे हम 6% महीना जो है वो फीस लेंगे। हाँ बिल्कुल, 6% महीना। तो जनाब हमने तो सारी जिंदगी दुनिया भर में टॉप पे बैंकिंग की है, पाकिस्तान में की है। हम तो खुशामद करते थे कि जी आप लोगों को पैसा लाएं, यहाँ बैंक टेलीफोन कर रहे हैं लोगों के, जी आप अपना पैसा निकाल लें। हमने 6% टैक्स लगा दिया। तो 25 दिन में, ऑफिशियल फिगर है, 25 दिन में 1,000 अरब रुपए के आपके बैंकों के डिपॉजिट गिर गए। अब वो पैसा कहाँ जाना था? कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। तो वो स्टॉक एक्सचेंज में आना शुरू हो गया, चूंकि वहां पर मुनाफा बढ़ रहा था। मगर एक और भी चीज हुई, उन्होंने शरह सूद गिराई, तेजी से गिरानी शुरू की। उसके साथ स्टेट बैंक ने अहकामात जारी किए कि जो डिपॉजिटर्स को मुनाफा दे रहे हैं वो भी आप कम कर दें। ये मुनाफा जो उन्होंने कम कराया, मैं आपको बता रहा हूँ, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A4 और 40A की खुल्ला खिलाफ वर्जी थी। वो इख्तियार ही नहीं था उनको, लेकिन ये अहकामात दिए हुए थे, अमल दरामद हो गया। तो जब इतनी जबरदस्त आप कमी करेंगे खातेदारों को जो करोड़ों हैं, तो उनमें से कुछ लोगों ने पैसा निकाल के देखा कि जो स्टॉक एक्सचेंज जा रहा है उन्होंने भी कर दिया। तो 1,000 अरब का ये डिपॉजिट मैंने आपको बताया कि गिरे, फिर ये पैसा गिरा। उसके बाद आपने जो है वो बड़े उसमें जो है शमशाद अख्तर जब होती थी तो उन्होंने SIFC को कायल किया था कि आप हमारे स्टॉक एक्सचेंज की तरह को करें
तो आपको मैं देखूं कि हमारे आर्मी चीफ ने खुद स्टॉक मईशत के लिए भी कोशिशें की हैं जो बिल्कुल काबिल तारीफ है, बिल्कुल लेकिन उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में कई घंटे गुजारे। अब बताइए उसका सेंटिमेंट तो होगा। तो फिर बड़े बड़े सरमायाकार और जो लोग मुनाफा चाहते हैं उन्होंने ये महसूस किया कि भाई अभी तो हुकूमत की बैकिंग है, बैंक सरमायाकारी कर रहे हैं, फिर बैंकों ने जो डिपॉजिट गिराए उसका मैं उन्होंने अपने पैसे डाइवर्ट किया अपनी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज में, जी हाँ। जिनको कहते हैं फंड्स, उसमें बेतहाशा इरेगुलरिटीज हो रही हैं, उन्होंने पैसा स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया। तो इतना जबरदस्त हॉट मनी ये आया है। तो मैंने आपको सिर्फ एक बात आपको रिकॉर्ड पर बता दूं, जी पूरी जिम्मेदारी इसके साथ बता दूं जी कि इस वक्त हम ये कह रहे हैं और जो सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, बिल्कुल सही ठीक है। है। लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूं कि माजी में कई मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन या नंबर 2 रही है, लेकिन उससे दुगनी या तीन मरतबा ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज खून में आया है, ब्लड बाथ हुआ है। ये रिकॉर्ड पर है कि आपने जब भी ये दावा किया उसके कुछ अरसे बाद खून में नहा गया, हजारों अरब रुपए लोगों के डूब गए। ये रिकॉर्ड पर है और ये तस्लीम किया गया कि इसमें बैंक ब्रोकर्स का भी हाथ है, दूसरे लोगों का भी हाथ है। तो अब तो हुकूमत इसके पीछे है, तो ये चलने वाली नहीं है, क्योंकि आपके ये जो कुछ हुआ है मईशत को खतरात में डाल के हुआ है, सलामती को खतरात में डाल के हुआ है। अल्लाह करे कि इसके साथ साथ हम फौरी तौर पर ऐसे इकदाम उठाएं कि हमारी मईशत ठीक हो। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि इस वक्त हम जो है हमारे आज़म और हमारे वजीर ख़जाना वो तो कौम को मुबारकबादें दे रहे हैं और ये बात बार बार कोट की जा रही है हर एक की तरफ से कि देखो हमारी स्टॉक एक्सचेंज लाख पर पहुंच गई है तो हमारे मईशत के सारे मसाइल हल हो गए और हमारी मईशत जो है बेहतरीन तरक्की की राह पर गामजन हो गई है। तो क्या उनको ये इतनी बेसिक बात वाज़ेह नहीं है क्या? मतलब उन्होंने एक्चुअली इकनॉमी की बेहतरी के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल वाज़ेह है। सिर्फ मैं ये बता दूं कि इन्होंने मईशत को कुछ ठीक करने की कोशिशें की हैं उसकी, लेकिन जिन तरीकों से की हैं उसमें ये एहतियात रखी कि अशराफिया नाराज ना हो जाए, ताजिर नाराज ना हो जाए, सनतकार नाराज ना हो जाए, प्रॉपर्टी माफिया नाराज ना हो जाए, उनको नाराज नहीं करते। तो मुस्लिम लीग, चूंकि शहबाज शरीफ साहब का आपने जिक्र किया, मुस्लिम लीग नून के मंशूर में है। हमें पता है कि पाकिस्तान की मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक हर किस्म की आमदनी पर टैक्स न लगाएं, मईशत को दस्तावेजी न बनाएं, काले धन को सफेद होने से ना रोकें। ये ठीक हो ही नहीं सकती। अब उनमें से उल्टा कर रहे हैं और कह रहे हैं मईशत ठीक हो गई। तो वो खुद अपना मंशूर तो देख लें। देखिए मुल्क हमारा है, दर्द हमारा है, हमारे दिल में, आपके दिल में भी है, शहबाज शरीफ के साहब के दिल में, लेकिन उनके गिर्द जो अशराफिया जमा हो गई है, जिनको लेकर आए हैं, उन लोगों ने और बड़े बड़े सरमायाकारों ने जो इससे फायदा उठा रहे हैं, कई हजार अरब रुपए कमा लिए। जैसे अभी आपने कहा कि 60% कमा लिया है जनवरी से नवंबर तक, 60%, जिसकी वजह से बेहतरीन है। ये क्यों कमाया? मईशत को गिरा के। गुर्बत तो बढ़ी है, ये तो आप मानते हैं, ये भी आप मानते हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, ये भी आप मानते हैं कि टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल नहीं हुआ और IMF नाराजगी दिखाकर चला गया है, ये भी आप मानते हैं कि तवानाई के शोबे में इस्लाहत नहीं हुई, ये भी हम मानते हैं कि 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो सारी दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है। आइन भी कहता है 25 है कि हर बच्चे को स्कूल भेजें, लेकिन हम तो बजट में हमारे पास पैसा ही नहीं है, 2080 तक नहीं जाएंगे। तो जब ये सारी चीजें हैं और IMF ये कह रहा है कि जनाब आपका तो 190 अरब का शॉर्टफॉल टैक्सेस में हो गया, IMF ये भी कह रहा है कि जनाब आपने जो कर्जे अदा करने हैं वो आप अदा करने की आपके पास सलाहियत नहीं है, आपके पास तो $2.5 अरब डॉलर का गैप है। तो ये चीजें वो बता रहे हैं, उनको नजरअंदाज करके और ये मईशत में बेहतरी के दावे करके स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर ले जाना। मैं माजी में पहले फिर बता दूं, कई मरतबा ये ऊपर गया है, दुनिया की बेहतरीन करार दिया गया है, मगर उससे ज्यादा मरतबा ब्लड बाथ हुआ है, खून में नहाया है। ये रिकॉर्ड पर है, तहकीकाती रिपोर्टों में है, ब्रोकर्स ऊपर ले जाते गिराते रहे हैं। अब तो हुकूमत है, तो जब हालात से निकलेंगे बाहर, ये डंडा भी जरा सा कम होगा तो फिर ये झटका तो लगे। तो मतलब ये आपका कहने का है कि इस वक्त जो लोग स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाने पर खुश हो रहे हैं, उनको आगे आने वाले दिनों में एक बड़े झटके की उम्मीद रखनी चाहिए। नहीं, देखिए लोगों को रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि 99% जो हमारे मुल्क की आबादी है वो स्टॉक एक्सचेंज में डील ही नहीं कर रही। बिल्कुल, जो कर रहे हैं उनको पता है, लेकिन कुछ लोग गए हैं कि आजकल मुनाफा ज्यादा है, उनको फिक्र करनी चाहिए। 99% आबादी तो स्टॉक एक्सचेंज में डील ही नहीं कर रही है। उनको ये खतरा है, मुझे नजर आ रहा है कि रुपए की कदर खुदा न खास्ता गिरेगी। मुझे ये खतरा है कि खुदा न खास्ता जो है हमारी इंपोर्ट बढ़ने से हमारा जो है तिजारती खसारा बढ़ेगा। मुझे ये खतरा है कि हमारा तालीम का बजट कम होगा। मुझे ये खतरा है, बल्कि यकीन है कि तरक्याती अखराजात में कटौती होगी। मुझे ये यकीन है कि हमारी जो है वो टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल नहीं होगा। मुझे ये यकीन है कि हमारा GDP ग्रोथ का हदफ हासिल नहीं होगा। खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में हम पीछे रहेंगे। स्टेट बैंक की पॉलिसी नाकाम है। ये अशराफिया की मईशत है, मुल्की और बैरून अशराफिया के गठजोड़ है, वो सब इसमें
माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, फाइनली आखिरी सवाल सर, मुझे बताइए कि आपने टैक्स वसूली का जिक्र किया, तो अभी एक ख़बर ये आई थी कि जी वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि जी जो इस्लामाबाद में 3-4 दिन जो बुरा हाल रहा उसकी वजह से हमारी मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और FBR टैक्स कलेक्शन में 160 बिलियन जो है वो कमी हो जाएगी सिर्फ इस एहतजाज की वजह से। तो क्या वाकई ऐसा होता है? क्योंकि वज़ीर ख़जाना हमारे जो हैं औरंगज़ेब साहब, उन्होंने भी कहा कि जी एक दिन के एहतजाज से कौम को 190 बिलियन का नुकसान होता है। जी देखिए, जो हुकूमत के आदाद शुमार हैं उसमें जुलाई से सितंबर तक जब धरना नहीं था, हमारा टैक्सों की वसूली हदफ से 190 अरब रुपए कम रही है। ये रिकॉर्ड पर है, हुकूमत तस्लीम कर रही है। अच्छा। और IMF भी ये कह रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि इस साल का हदफ ही हासिल नहीं होगा। ये बात हम उस वक्त कह रहे थे जबकि ये धरना नहीं था। तो जब आपका टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल नहीं हो रहा तो आप कुछ ना कुछ तो बातें लेकर आएंगे जरूर। एहतजाज होना कोई अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल। और खासतौर से ऐसा एहतजाज करना जबकि सलामती को खतरा हो जाए। जी, जी। और बैरूनी सरमाया, अब देखिए श्रीलंका की टीम वापस चली गई, क्रिकेट की टीम। तो बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि जो बैरूनी सरमायाकार हैं उनको दुनिया में ऑप्शंस मौजूद है ना कि दुनिया में सरमायाकारी करें। ठीक है, हमारा मुल्क ताकतवर मुल्क है, हमारे मुल्क में वसाइल हैं, हमने पुरकशिश मराद भी दी हैं, लेकिन उनको तो ये भी तो पता है कि इस मुल्क में अनसर्टेनिटी है। पता नहीं चल रहा कल को क्या हालात होते हैं, कौन सी हुकूमत रहती है, कौन सी नहीं रहती। तो SIFC ने पूरी कोशिश कर ली। रिकॉर्ड पर मैं बता रहा हूँ कि हम $2 अरब सालाना की सरमायाकारी लेते हैं, जो 24 साल में हमारे 48 अरब डॉलर आई, वही SIFC के बाद आई। और इंडोनेशिया में एक साल में 47 अरब डॉलर की आ गई। तो हम तो पहले ही नुकसान कर रहे हैं। ये बहानेबाजी कर लें जो कि दुरुस्त भी हो सकती हैं, मगर हमारे मसले सियासी अदम इस्तेकाम से अलावा हैं। जब मुल्क में मुकम्मल सियासी इस्तेकाम था तो क्या मईशत बेहतर थी? 1980 से, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, 1980 से 2018 तक पाकिस्तान की मईशत के शरह नमू भारत से कम थी, श्रीलंका से कम थी, बांग्लादेश से कम थी। तो उस वक्त तो फौजी हुकूमतें भी आई, इस्तेकाम भी था। ये बात मान लें कि हमारा अशराफिया की मईशत है। ये जो प्रॉब्लम है अशराफिया वाली मईशत की, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। मेरे ख्याल में इस मसले का की जो है वो जड़ है और इस जड़ को हम पकड़ने में नाकाम रहे हैं। हमने तो ये सेगमेंट शुरू किया था बड़ी खुशी से कि जी स्टॉक एक्सचेंज हमारी लाख पर पहुँच गई है। आपने तो सर हमारी खुशियों पर पानी फेर दिया। आपने असलियत का जो चेहरा हमारे सामने लेकर आए हैं, ये असलियत का चेहरा जो है वो सबको समझने की ज़रूरत है और ख़ासतौर पर हुकूमत को भी समझने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद थे शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। एक वक्फ़ा तो खैर क्या, अब तो वक्त ख़त्म हो चुका है प्रोग्राम का और आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे हम अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।